हेलो। हाय। राधे राधे। मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होने वाला है। इससे पहले हमने कल वाले वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय को कवर किया था। तो आज उच्च न्यायालय को कवर करने वाले हैं। मिशन सरकारी नौकरी के तहत इंडियन पॉलिटी की जो सारी क्लासेज हैं वो हमारी यहाँ पर चल रही हैं। पहले हम थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। पहले 232 तक था, कहाँ तक था? 232 को निरसित कर दिया गया था। क्या कर दिया? निरसित कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है 232 को। तो अब 214 से 231 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो 231 तक वर्तमान में मूल अधिकारों का वर्णन है, पहले 232 तक था भाग 6 में। और अध्याय कौन सा है? अध्याय 5। अध्याय कौन सा है? अध्याय 5 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्याय 5 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में। और अध्याय 5 है वो किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, जो कि 214 से 231 तक जिसका उल्लेख है। बात करें भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मोस्ट। तो 3 उच्च न्यायालय, सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तो 3 उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले, तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था तो प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को। दूसरा उच्च न्यायालय मुंबई 14 अगस्त 1862, और तीसरा उच्च न्यायालय था 1815 अगस्त 1862, एक दिन का अंतर है मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय में। तो 3 उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए थे। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या है? एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले कितने थे? 24। पहले कितने थे? 24 उच्च न्यायालय थे। नवीनतम जो उच्च न्यायालय बना है, नया उच्च न्यायालय, तो वो कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। कौन सा बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। नवीनतम उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय। और ये कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2009। 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बनाया गया है, जो कि 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 231 को यहीं पर पढ़ लेते हैं हम, इससे संबंधित जोड़कर की। तो अनुच्छेद 231 है, उसके अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकती है। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है आपका? अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। तो अनुच्छेद 231 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 215 कहता है, अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। यानी उच्च न्यायालय क्या होंगे? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे। तो राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें? 214। उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किसमें दिया गया है? 215। यानी उच्च न्यायालय क्या होंगे? अभिलेख न्यायालय होंगे। 216 अनुच्छेद कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख किसमें किया गया? 216 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है?
राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को 1 जनवरी 2019 को। अब बात कर लेते हैं संयुक्त उच्च न्यायालयों की, कि भारत के जो संयुक्त उच्च न्यायालय हैं कौन कौन से हैं, उनके अलावा सभी राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय है। और जो संयुक्त न्यायालय है उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो इन तीनों का एक ही हाईकोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। फिर मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश, और गोवा और महाराष्ट्र का एक ही हाईकोर्ट है, संयुक्त हाईकोर्ट है, तो कौन सा है? मुंबई हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट, तमिलनाडु और पंडुचेरी, जो कि पंडुचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन दोनों का कौन सा है? मद्रास। कोलकाता हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कौन सा है? कोलकाता। केरल हाईकोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। गुवाहाटी हाईकोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों के चारों का कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम और नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये आपको ध्यान रखना है। इनका कौन सा है? गुवाहाटी न्यायालय। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नवीनतम हाईकोर्ट बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, और लद्दाख के लिए अलग से हाईकोर्ट है। और एक दिल्ली, आपको पता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय स्वयं में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वयं का यानी अकेले का ही उच्च न्यायालय है, और सभी संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले बात करें 24 उच्च न्यायालय थे, इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय था। उसके बाद 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए 3 अलग अलग उच्च न्यायालय बना दिए गए, तो जिससे इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 24। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए अलग से उच्च न्यायालय बने थे, तो इनकी संख्या 24 हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। पहले पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय था, गुवाहाटी न्यायालय। अब किन का रह गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड का ही रह गया है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, CJI यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल, ये तीनों मिलकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, CJI सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल प्लस उस राज्य का हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल हो जाएगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 219 शपथ, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 219 में न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 218 को भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए बता दें 218 में क्या दिया है। 218 के अंतर्गत कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है, कौन? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय के संबंधित जो कुछ उपबंध हैं वो उच्च न्यायालयों पर भी लागू होते हैं। या उच्चतम न्यायालय के उपबंध, उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय पर लागू होना, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 218 में। ये आपको ध्यान रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 218 में उच्चतम न्यायालय के कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। आइए अब योग्यता को देख लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक होगा, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो,
किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी वकील रहा हो, वकालत कर चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, लेकिन इसको भी बढ़ाने का प्रावधान चल रहा है, विधेयक लाया गया है कि इसको भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दिया जाना चाहिए। तो 65 वर्ष की आयु होने का एक विधेयक है, वो संसद में लाया जा चुका है, अभी तक पारित नहीं हुआ है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कदाचार और अक्षमता, यानी वही है जो सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी। आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव किसी भी सत्र में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर 100 सदस्य, राज्यसभा में लाए जाने पर 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता। सेम वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, वही प्रक्रिया हटाने के लिए। संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच कराई जाती है, फिर संसद में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद 14 दिन के पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है, यानी 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से वो विधेयक पास हो जाता है प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया एक समान है। अनुच्छेद 220, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है तो वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 220, यानी स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन यानी प्रतिबंध लगाया गया है। उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं करेगा जिसका वो स्थायी रूप से न्यायाधीश रहा है। अनुच्छेद 221, न्यायाधीशों का वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, वेतन आदि का उल्लेख है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से। दोनों को ध्यान रखना, वेतन तो कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से, और पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपये है। ये भी आप ध्यान रखना, इनके वेतन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 222, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो अनुच्छेद 222 में क्या है? न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी उनका स्थानांतरण संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 222, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। कब? जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उससे परामर्श करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उनका स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा। अनुच्छेद 223, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में क्या है? कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 223 में मिलते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो कार्यवाहक न्यायाधीश कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो 223 कार्यवाहक या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 224, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 224। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कितने लिए होगी? 2 वर्ष के लिए होगी। उच्च न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं अधिकारता। विद्यमान उच्च न्यायालय में अधिकारता, तो देखिए
रिट जारी करने का अधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अवलेखीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और न्यायिक समीक्षा का अधिकार। तो इसका उल्लेख किसमें अनुच्छेद 25 में किया गया है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में प्राप्त है। किसमें? मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तभी रिट जारी की जा सकती है। जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में तो रिट जारी कर ही सकता है। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय को तो रिट जारी अधिकार करने का अधिकार कब है? केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। लेकिन उच्च न्यायालय को जो उच्च न्यायालय उसको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट तो जारी करता ही है, साथ ही साथ इसके अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसको? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से ये भिन्न है थोड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों पर करता है, तो उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसके अलावा वो सामान्य कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का भी अधिकार है। तो अनुच्छेद 227 में कहा गया। आर्टिकल 228 है अनुच्छेद 228। उच्च न्यायालय को अपने राज्य के सत्र न्यायालय में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगाने का अधिकार। यानी उच्च न्यायालय किसी भी अपने से अधीनस्थ न्यायालय यानी जो सत्र न्यायालय उनमें चल रही किसी भी कार्यवाही को यानी मामले को वो अपने पास मंगा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 228 में किया गया। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण यानी अधीनस्थ न्यायालयों से उच्च न्यायालय को उनका मंगाया जाना। उच्च न्यायालय के अन्य शक्ति अधिकारों अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार प्राप्त होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति पदोन्नति के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति पदोन्नति तथा छुट्टियां के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी रखता है। अनुच्छेद 29 कहता है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक व्यय, ये उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं और उनके सेवक तथा व्यय संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में मिलते हैं। अनुच्छेद 30 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 230 231 हमने पढ़ी लिया। 2002 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, और 232 को क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है। तो आइए इससे पहले हमने बताया था कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में। तो उन उच्च न्यायालयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है या जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या के बारे में भी आपको बता देते हैं कि उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जो न्यायाधीश हैं वो किस उच्च न्यायालय में है और सबसे कम न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बात करें तो सर्वाधिक उच्च न्यायालय सर्वाधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। ध्यान रखना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 160। कितनी है? 160 न्यायाधीश कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो न्यायाधीश हैं
न्यूनतम जो न्यायाधीश हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो है आपके जो तुम्हारा सिक्किम उच्च न्यायालय है। कौन सा? सिक्किम नहीं सॉरी, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा? गुवाहाटी, यानी जो पूर्वी राज्य हैं उनका जो न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो उसमें जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? मात्र 3 है। कितनी है? 3, जो कि सबसे कम और अधिक, इसमें अधिक और इसमें कम। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसमें सबसे कम न्यायाधीश हैं, यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें 3 है, और सर्वाधिक किसमें है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में जो न्यायाधीश हैं, तो उन कुल न्यायाधीशों की, जितने भी न्यायालय हैं उन कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो लगभग 460 के आसपास है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 450 से अधिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कार्य करते हैं भारत के। इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस की निःशुल्क क्लासेज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेंगी। साथ साथ साइकोलॉजी की क्लासेज, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सभी एग्जाम के लिए। धीरे धीरे जैसे ही हमारी पॉलिटिक्स कवर होगी उसके बाद समाप्त होने के बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी की क्लासेज आपको बदस्तूर मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज तो हमारी चल ही रही हैं। और आपके लिए निःशुल्क, बिना किसी पे शुल्क के, किसी ऐप पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर सारी क्लासेज आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो विद्यार्थी आर्थिक स्थिति के कारण पे कोर्स नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए पे कोर्स से भी बेहतरीन क्लास है। इतना कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं उतना शायद आपको पेड क्लासेज में देखने को नहीं मिलेगा। हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, जो समस्याएं हमने उठाई वो कोई और भी नहीं उठाए। तो हमारा यही प्रयास है ताकि प्रत्येक छात्र नौकरी, सरकारी जो नौकरी है, मिशन गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी, हमारा जो बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके अधिक से अधिक सिलेक्शन लें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। RRB 2005 में पूछा था। यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर शामिल किए हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 231, कौन सा? 231 कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों, राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसमें कहा गया है ये प्रावधान? 231 में। दूसरा क्वेश्चन, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, कर्नाटक। तो हमने इसे संयुक्त उच्च न्यायालय पढ़े थे। तो गोवा किसके अंतर्गत था? गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 18, 25, 24, 28। तो कितने हो चुके हैं वर्तमान में? तो 25 हैं। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। 25वां कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है। और ये कब बना था? 2019, 1 जनवरी 2019 से इसमें कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो 2019 में बनाया गया। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होते हैं? IAS 2002, CDS 2006 परीक्षा में पूछे गए थे। भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं आपके राज्य, संबंधित राज्य की संचित निधि से। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन तो वो जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पेंशन तो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। कहाँ से मिलती है?
भारत की संचित निधि से क्या मिलेगी, उनको पेंशन मिलती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? IAS 1987, RRB 2004। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति आई है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं है, तो उसमें क्या है, सभी होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, राज्यपाल भी होता है, और उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल होगा, तब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति एवं न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। चाहे कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए हो सकती है? तो वो हो सकती है 2 वर्ष, हमने पढ़ाई है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने लिए वर्ष के लिए की जा सकती है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र RRB 2006 65 वर्ष, 62 वर्ष, 61 वर्ष, 58 वर्ष। उच्च न्यायालय की कितनी है? 62। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सर्वोच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की कितनी है? 65 वर्ष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान निकोबार किसके आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो कितने वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए उसके पास? 10 वर्ष का। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है BPSC 2008 राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। किसको संबोधित करके वो त्यागपत्र दे सकता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? किसको संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति को। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। तो कब बनाए थे? 1862 हमने पढ़ाई है। सबसे पहले किसकी हुई थी? कलकत्ता की हुई थी, जुलाई। फिर आपकी बम्बई की हुई थी 14 अगस्त, अगस्त में हुई थी। और ये 15 अगस्त 1862 मद्रास। तो ये 3 बनाए गए थे। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यही दोनों ही है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में, दिल्ली, कलकत्ता में, बम्बई, दिल्ली, मद्रास में, मद्रास और बम्बई में। तो सर्वप्रथम 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सबसे पहले आता है तो वो कौन सा हुआ? अगर अकेला आता है तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय। यानी ये सभी अलग अलग आते हैं, तो सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद मुंबई और फिर मद्रास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कृपया साथियों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल आपके लिए अलग से एक नई क्लास है लेकर के आएंगे जो कि आपके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित और अन्य न्यायालयों से संबंधित होगी। पहले हम अधीनस्थ न्यायालयों को कवर करेंगे, उसके बाद में अन्य न्यायालयों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।